चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि सॉइल इरोजन के बारे में। तो सॉइल इरोजन जो है ये मतलब मिट्टी का कटाव, ठीक है, मृदा क्षरण या मृदा अपरदन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा, हवा के द्वारा, ठीक है, जिस भी भौतिक माध्यम से अगर ये ऐसा होता है प्राकृतिक रूप से तो ये प्राकृतिक प्रोसेस है एकदम, ठीक है। तो इसको आप मृदा अपरदन कहते हैं। हालांकि फिजिकल प्रोसेस में फिजिकल सोर्सेज जो होते हैं हवा और जल के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जिसमें जब मानव किसी चीज़ का निर्माण करता है तब भी जो है सॉइल का इरोजन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम नेचुरल प्रोसेस को ही यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। जब हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे तो इसके हम सभी कारकों को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये 2 नंबर के प्रश्न हैं सभी, ठीक है। और जो पहला यूनिट है आपके सिलेबस में जो कि जिसमें मृदा के बारे में आपको स्टडी करना है, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता क्या है। देखिए मृदा उर्वरता जो आपकी मृदा है उसकी एबिलिटी है या उसकी एक क्षमता है, ठीक है, टू प्रोवाइड इनफ एलिमेंट्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। इन पेड़ पौधों के विकास के लिए, उनकी वृद्धि के लिए जो है न्यूट्रिशन प्रदान करना या इनफ एलिमेंट्स यानी पर्याप्त तत्व प्रदान करना ही एबिलिटी ऑफ सॉइल जो है वही फर्टिलिटी है या वही मृदा उर्वरता है। या इसको दूसरी शब्दों में कह सकते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए भूमि द्वारा तत्वों को पर्याप्त तथा संतुलित मात्रा में प्रदान करने की क्षमता को भूमि की उर्वरता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है वेजिटेशन ऑफ हिमालयास। तो प्रश्न है कि हिमालयी वनस्पति क्या होती है, ठीक है। तो हिमालयी वनस्पतियों को मुख्यतः 4 जो है भागों में बांटा गया है। और देखिए जो वेजिटेशन ऑफ हिमालयास यानी हिमालयी वनस्पतियां हैं मित्रों, इसको कई तरह से विभाजित किया गया है। क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो उसमें आप कोई भी तरीके से आप जो है उसको उसका क्लासिफिकेशन करके यहाँ लिख सकते हैं। तो जो मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए, इसमें ट्रॉपिकल, ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय, और सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय, और तीसरा आपका है टेम्परेट यानी समशीतोष्ण, और चौथा अल्पाइन, ठीक है। तो ये 4 इसके हिमालय वनस्पतियों के प्रकार हैं। और अगर इसको ऊंचाई के आधार पर आप इसको समझना चाहें तो अब जैसे कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में भी इसको बांटा गया है, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय में वनस्पतियाँ जैसे 4000 मीटर और 5300 मीटर के बीच जो होता है वो अल्पाइन वनस्पति कहलाती है। तो ये जो आपका है अल्पाइन वनस्पति ये 4000 से 5300 मीटर के आसपास का है। यहाँ शंकुधारी जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वो 2700 से 4000 मीटर के बीच फैला है। और यहाँ पर रजत, देवदार, ब्लू पाइन, स्तूप और देवदार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर सदाबहार वन 1300 मीटर से 2700 मीटर के बीच पाए जाते हैं। यहाँ पर ओक, चिनार, लॉरेल, बर्च आदि पनपते हैं। तो कई तरीके हैं इसको क्लासिफिकेशन करने के या इस पर जो है 2 शब्द लिखने के। तो चूंकि इसके कहा गया है कि हिमालयी वनस्पति के बारे में बताना है, तो हिमालयी वनस्पति के जैसे कि हमने 4 टाइप, अगर टाइप पूछता है तो आप इस तरह से 4 टाइप को बता देंगे। ये हिमालयी वनस्पति के बारे में अगर कहता है कि इसके बारे में बताएं या ये क्या है, तो आप उनके कुछ जो भी आपको पता है 2-3 लाइन 4 लाइन ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला देखें, कंटिनेंटल क्लाइमेट्स यानी जो आपकी महाद्वीपीय जलवायु है वो क्या है। तो महाद्वीपीय जलवायु देखिए, महाद्वीपीय जलवायु वह जलवायु जिसमें वर्ष में तापमान में बहुत अधिक उतराव चढ़ाव होता है, यानी बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। अब जैसे दूसरे शब्दों में महाद्वीपीय जलवायु में वार्षिक तापमान में अधिक भिन्नता पाई जाती है। जाड़े के मौसम में ठंड होती है और हिमपात भी होता है, जबकि गर्मियों में मौसम खुशगवार होता है। कनाडा में आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, लेकिन कुछ भागों में उष्ण महाद्वीपीय जलवायु भी पाई जाती है। तो अलग अलग तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले पेज पर। देखिए अगले पेज पर ये है आपका अगला पेज, यहाँ पर देखें
अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी से संबंधित। अब जलोढ़ मिट्टी क्या है या इसके बारे में अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो किसी के द्वारा बहा करके लाई जाती है। ठीक है, जैसे कोई नदियां हैं जो अपने साथ मिट्टी को बहा करके लाती है, वही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और बहुत ही उपजाऊ होती है। इसकी विशेषता है जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। लेकिन ये दो तरह की होती है, एक होती है आपकी खादर और दूसरी बांगर। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, उसको खादर बोलते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर बोलते हैं। बांगर मिट्टी इसकी खादर की अपेक्षाकृत जो है कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखें। और जो आपके सीरीज से रिलेटेड एक प्रश्न है उसमें क्या लिखा गया देखिए, यह है मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों के जमाव से बनी होती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी चिकनी तथा बारीक रेत का मिश्रण होती है। यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में पाई जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं उन्हीं के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, प्रायद्वीपी भागों में नहीं पाई जाती। आप जानते हैं प्रायद्वीपी जो नदियां होती हैं पठारों से निकलती हैं और पत्थरों को काट काट के निकलती हैं, तो वहाँ पर बालू वगैरह सैंड वगैरह भले पाए जाते होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो जैसे कि गंगा यमुना का मैदान हो गया, ठीक है, तो जो आपका नॉर्थ की नदियाँ हैं, सिंधु के मैदान हो गए, ये सभी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। यानी जलोढ़ मिट्टी ये लोग लेकर आती हैं ये नदियाँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हिमालय की विशेषताओं के बारे में। अगला जो आपको टॉपिक है ये हिमालय की विशेषताओं पर है। तो वैसे तो हिमालय की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आपके जो यहाँ पर आपको लिखना है उसमें देखिए, हिमालय सीमांत प्रदेश के काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। इस भाग की पूर्वी सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल खड्ड और पश्चिमी सीमा पर सिंधु नदी है। अब देखिए हिमालय जो है आपका, इसका विस्तार पहले देखिए इस तरह से कहाँ तक है, ये देखिए यहाँ से ले करके ये उत्तर है और यहाँ से लेकर के एकदम पूर्वी भाग तक है, ठीक, पूर्वी सीमा पर। और यहाँ से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी इधर से निकली है, यहाँ पे इसको देखिए क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। सांगपो नदी निकलती है, जब यहाँ भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ से इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। तो इस तरह से ये यू टर्न यहाँ से लेती है, ठीक है। नामचा बरवा पीक यहाँ पर है, यहीं से जो है मुड़ जाती है और यहाँ पर फिर जो है रिटर्न होती है भारत की ओर, ठीक है, भारत में बहती हुई फिर यहाँ से जो बंगाल, पश्चिम बंगाल में होते हुए फिर जो है यहाँ पर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और इधर से जाती है, फिर पाकिस्तान पहुँच जाती है और इधर मिथानकोट में बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं, जो पंच नदियाँ लगभग हैं, वो सभी फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये तो हिमालय की विशेषताएं हो गई। एक तो विशेषता आपने बता दी, ये दो बड़ी नदियों के बारे में आपने बता दी। दूसरा, इस क्षेत्र की लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर है, मतलब जो आपका हिमालय का जो एरिया है। अब देखिए हिमालय यहाँ से शुरू है, ये वाला एरिया, ये पूरा हिमालय है, यहाँ से बल्कि यहाँ तक ये वाले जो हैं, यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र नागालैंड और मिजोरम तक, वो सभी हिमालय के ही भाग हैं। और इसके आगे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी हिमालय के पर्वतीय वाले वो भाग हैं जो समुद्र में जो है धंस गए हैं, ठीक है। तो हालांकि वहाँ तक अभी हमें नहीं अध्ययन करना है, हमें सिर्फ यहाँ से लेकर के पूरे पूरब तक, पश्चिम से पूरब तक जो आपकी लंबाई है लगभग वो 25 किलोमीटर की है। अगर आप गंगा नदी की बात करें तो देखिए यहाँ उत्तराखंड के पास से यहाँ से गंगा नदी जब निकलती है, ठीक है, गंगा नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से टोटल उसकी लंबाई जो है 25, जो भारत में उसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। तो लगभग 2500 किलोमीटर इसका होना भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है गंगा नदी से, ठीक है। क्योंकि नदियों की लंबाई इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कभी कभी विसर्पाकार होकर के बहती हैं तो उनकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या विशेषता हो सकती है, एक विड्थ की बात करें, जैसे कि हमने लंबाई की बात कर ली जो हिमालय है, तो इसका जो है 150 से 400 किलोमीटर की जो चौड़ाई है, ठीक है। जो उत्तर में है, उत्तर में जो है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और जो नेपाल वाला जो क्षेत्र है इधर जो है इसकी चौड़ाई कम है लेकिन ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका टॉपिक क्या है,
अगला है गंगा की मध्य घाटी के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए गंगा के मध्य घाटी का क्षेत्रफल जो है ये 1,44,409 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और दूसरा एक प्रश्न बनता है कि गंगा की जो मध्य घाटी है, ठीक है, जो मध्य घाटी का मैदान है उसकी मिट्टी कैसी है। तो उसकी मिट्टी जो है दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, दोमट और जलोढ़ मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा सर्वाधिक है। तो ये 2 टॉपिक क्लियर हो गए आपके यहीं पर। अगला देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत का औसत तापक्रम क्या है। तो इसका औसत तापक्रम है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है, फैक्ट है। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, जेट स्ट्रीम पवनों के बारे में। प्रश्न इस तरह से है, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। तिब्बत के पठार के ऊपर वायुमंडल में 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी पवनें चलती हैं। ठीक है, तो जो तिब्बत का पठार है वहाँ 8 से 12 किलोमीटर के ऊपर कौन सी पवनें चलती हैं, तो वो जेट स्ट्रीम पवनें होती हैं। अब भाई जेट स्ट्रीम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। देखिए ये ऊपरी वायुमंडल में और विशेषकर तापमंडल में समतापमंडल में तेज गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं। प्रवाह की दिशा निश्चित होती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, जेट स्ट्रीम की जो प्रवाह की दिशा होती है वो निश्चित होती है। धरातल से 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर लहरदार के रूप में इस तरह से ऐसे चलती है। ठीक है, लहरदार रूप में चलने वाली एक वायु की धारा है। भारत के संदर्भ में अगर जेट स्ट्रीम की बात की जाए, देखिए 2 नंबर का सवाल, इसमें आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक आ गया था तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाना चाहिए। ठीक है, भारत के संदर्भ में जेट स्ट्रीम 2 प्रकार के हैं, एक पछुआ जेट स्ट्रीम, दूसरा पूर्वी जेट स्ट्रीम। पछुआ जेट स्ट्रीम जो है वो 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ पर बहती है। ठीक है, और यहाँ पर साल भर बहती है। ठीक है, और शीतकाल में आंशिक वर्षा भी होती है इसके वजह से। ठीक है, बहुत ही शांत होती है, शुष्क हवाएं चलती हैं, लेकिन शीतकाल में आंशिक वर्षा करती है पछुआ जेट स्ट्रीम। जबकि पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो 8 डिग्री जो है 35 मिनट नॉर्थ से जो है बहती है अस्थायी। ये साल भर नहीं बहती, सिर्फ 3 महीने बहती है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। ठीक है, और मूसलाधार वर्षा करती है, यानी जो मूसलाधार वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा, वो आपका पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। ग्रीष्म काल में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून हवाएं सबसे पहले किन पहाड़ियों से टकराती हैं। तो ग्रीष्म काल में जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं होती हैं वो गारो, खासी और जयंतीय पहाड़ियों से टकराती है। दोस्तों यह है कहाँ पर, तो गारो, खासी, जयंतियाँ, ये तीनों जो है मेघालय में। ठीक, मेघालय की 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया के नाम से जाना जाता है। ये जो हमने मैप बनाया है नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और अगर आप यहाँ पर मैप है इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे और अगर आपको स्पष्ट हो रहा होगा तो देखिए यहाँ पर शिलांग लिखा हुआ है, तो ये मेघालय की राजधानी का नाम लिखा हुआ है। और इसके जो भी अगल बगल के जितने भी राज्य हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैप। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ये बांग्लादेश है, ये पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, और ये नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है, ये मिजोरम है, और यहाँ पर ये त्रिपुरा से निकला हुआ है। ये जो ग्रीन कलर में मैंने कलर किया ये मेघालय है, और इसी में गारो, खासी और जयंतियाँ हैं। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ बंगाल खाड़ी है, तो यहाँ से जो उठने वाली हवाएं आती हैं, चूँकि इधर कोई अवरोध नहीं है तो सीधे जो है यहाँ पर जाके सबसे पहले यहीं टकराती हैं, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये प्रश्न यही लघु उत्तरी प्रश्न में आता है तो आप अब इतना तो इसके बारे में हो गया कि आप थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं। तो उद्देश्य यही है कि थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज भी आपको मिले, और फॉलो तो आपकी सीरीज ही हो रही है, जो सीरीज मार्केट में अवेलेबल है आपके, आप जानते हैं, आपके पास भी होगा, कुछ प्रश्नों से आपको आइडिया लग गया होगा। तो लेकिन मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें जो है ऐड किया हुआ है, तो आई थिंक आपके लिए बेनिफिशियल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है यहाँ देखें, ये है आम्र वर्षा पर आधारित। आम्र वर्षा क्या है, तो देखिए आम्र वर्षा
ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय भागों में होने वाली वर्षा है, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं। और क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि आम की फसल जो जल्दी पक कर तैयार हो जाती है। कहाँ पर? कर्नाटक में और महाराष्ट्र में ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। एक विशेष वर्षा होती है जिसे आम्र वर्षा कहते हैं, आम की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। बस इतनी सी बात है। कर्नाटक और महाराष्ट्र आम्र वर्षा ग्रीष्म काल में, याद रखें। अगला है चेरी ब्लॉसम वर्षा। देखिए, चेरी ब्लॉसम अलग चीज़ है, लेकिन चेरी ब्लॉसम वर्षा यहाँ पर पूछा गया है। तो ये एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी होता है, ठीक है। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, उसका किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। चेरी ब्लॉसम वर्षा है तो देखिए कहाँ पर होता है? कर्नाटक और केरल में मुख्य रूप से, और इसके जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, ठीक है, और तटवर्ती क्षेत्र में होता है। और आर्द्र सागरी पवन और गर्म पवन जो है मिल करके तूफान खड़ा करते हैं, और तूफान के कारण जो है वर्षा होती है। कब होती है? अप्रैल और मई के महीने में होती है, जिसे हम चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। और ये वर्षा, ये जो तटवर्ती क्षेत्रों में होती है, यहाँ पर कहवा के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। चलें अगले पेज पर आइए। तो आज का हमारा जो अभी जो टॉपिक है उसमें भारत की मिट्टियाँ भी हैं, जलवायु को भी हम देख रहे हैं, भारत की मिट्टियों पर आ गए हम, ठीक है। फिर से अब अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वैसे तो तमाम तरह की मिट्टियाँ हैं और अलग अलग तरह से इनका भी क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है। देखिए, जलोढ़, काली, लाल, पर्वतीय, लेटेराइट और बलुई मिट्टी है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अगर आपको 2 नंबर का प्रश्न लिखना है तो ये सिर्फ इसके प्रकारों को आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इसको अच्छे से इस पर जो है कुछ लिखना है, ये लॉन्ग या लघु उत्तरीय प्रश्न भी लिखना है, तो थोड़ा सा इसके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे जलोढ़ मिट्टी की बात करें, ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत है? 40% पाई जाती है। और इसे कांप मृदा भी कहते हैं या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसमें पोटास और चूना की अधिकता होती है। और ये कैसे निर्मित होती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि ये हिमालयी रिवर के द्वारा होती है। जो हिमालयन नदियाँ निकलती हैं उनके द्वारा बहाकर जो मिट्टियाँ लेकर आती हैं, उनके द्वारा जो निर्माण होता है नई मिट्टियों का, उन्हें जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और 2 तरह की होती हैं, आपने खादर और बांगर भी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी है काली मिट्टी। काली मिट्टी 15% पाई जाती है भारत में, और इसमें जो है इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो जो आपका लावा पदार्थ निकलता है जब दरारों का उद्भेदन होता है, ठीक है, जब आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसके बाद जो लावा पदार्थ होते हैं उससे निर्मित होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी की विशेषता क्या है कि इसमें इसकी जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जल बहुत ज़्यादा ये मतलब कि अवशोषित करता है। कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कपास की खेती, ठीक है। और इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र आपके महाराष्ट्र का और गुजरात का, सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र का जो एरिया है उस एरिया में काली मिट्टी बहुत पाई जाती है, ठीक है। कपास की खेती वहाँ होती है। अगला देखिए आपका लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में पाई जाती है 18%, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो देखिए पर्वतीय मिट्टी जो है, अब इसका जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ? ये पर्वतों के ढाल पर इसका विकास हुआ है पर्वतीय मिट्टी का। इसकी विशेषता क्या है? इसकी जो उर्वर क्षमता है ना वो बह जाती है। बहने के कारण जो है बहुत सारे पोषक तत्व जो है वर्षा के कारण इसका इरोजन होता है। एक तो पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में बह जाते हैं, दूसरा इसकी परत भी पतली हो गई है, ठीक है। तो हर साल जो है बारिश होती है, अन्य वजह से वहाँ पर मृदा इरोजन होता है। तो देखिए मृदा अपरदन होता है, इसलिए इसकी परत पतली हो गई है। और विशेषता क्या है? ये अम्लीय है, चाय, कहवा और मसालों की खेती के लिए अच्छी है, ठीक है। और हिमालय में पाई जाती है और उत्तर जो आपका पूर्वोत्तर का एरिया है, ठीक है, जिसमें असम,
वगैरह है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, उस एरिया में, विशेषकर असम में, ठीक है, वहाँ पर ये, तथा प्रायद्वीपीय भारत के पठारों पर, यानी वो जो आपका दक्षिण भारत वाला एरिया है वहाँ पर भी पर्वतीय मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। एक और इसकी मतलब की विशेषता है, देखिए हमने यहाँ बनाया है, ऊंचाइयों पर जो है कम उर्वर होता है, और जो आपका घाटी वाला जो एरिया होता है उसकी उर्वर क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी पोषक तत्व जो बह करके नीचे ही चले जाते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे नदियाँ बह कर आती हैं तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को लेकर के आती हैं, ठीक, वैसे ही बारिश के जल द्वारा ऊपर की जब जितने भी पोषक तत्व बह के नीचे आ जाएंगे, एक तरह से इसकी विशेषता जलोढ़ मिट्टी की तरह उपजाऊ वाली हो जाती है, ठीक है। तो जो आपका घाटी में है वो ज़्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि उसमें नमी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात की, जो ऊपर पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं, ठीक है, जो ऊपर पाई जाती है वो कम उर्वर होती हैं, लेकिन कुछ पौधों की फसल के लिए अच्छी होती हैं, कुछ पौधों के विकास के लिए, वैसे पौधों के लिए जिनमें कम जल की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें अगर सामान्य जैसे आम और नीम के पेड़ में ज़्यादा पानी आप डालते हैं, अगर उन पौधों में जैसे क्रिसमस ट्री वगैरह में आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो थोड़े दिन में सूख कर मुरझा जाता है, ठीक है। तो पहाड़ों पर ऐसे पेड़ पौधों का विकास होता है जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक। तो ये ऊपर वाले क्षेत्र हैं। पर्वतीय को हमने देखा, पर्वतीय मृदा की बात की। अगला है लेटेराइट मृदा। देखिए लेटेराइट मृदा का निर्माण कैसे स्थानों पर होता है, तो देखिए जहाँ पर तापमान अधिक होता है और बारिश भी अधिक होता है वहाँ पर लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। चूना और सिलिका का निक्षालन, ठीक है, चूना और सिलिका का निक्षालन, और जो शेष बचता है वो आयरन ऑक्साइड बचता है और एल्युमिनियम बचता है। यानी चूना और सिलिका जो इसका निक्षालन हो जाता है, यानी बह जाता है सब, ठीक है, बचता है आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसका जो कलर होता है वो लाल भूरे रंग का होता है। पश्चिमी घाट के गिरिपादी क्षेत्रों में पाया जाता है, छोटे नागपुर के पठार में पाया जाता है, असम, मेघालय, राजमहल की पहाड़ी आदि में पाया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसमें आपका है रबर, चाय, काजू, कहवा आदि। अगला आपका बलुई मिट्टी है। तो बलुई मिट्टी आप जानते हैं ये रेत होती है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलुई मिट्टी होती है, और यहाँ पर मूंगफली की खेती की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आज हमने इतनी सारे फैक्ट को देखा भारत में मिट्टियाँ। हालांकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं 2 नंबर के प्रश्नों को देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही थोड़ा इसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया है, जिससे आपको आने वाले समय में जब आपकी परीक्षा होगी तो आपको ज़्यादा ही फायदा मिलेगा, ठीक। तो थोड़ी थोड़ी इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलने से इंटरेस्ट भी बना रहता है, और आप इस वीडियो को पूरा आसानी से देखें, और जब भी आपको समय मिले आप जो है धीरे धीरे इसको जो है देखते जाएं। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो दूसरा यूनिट शुरू होगा, जिसमें हम विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हरित क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति आदि के बारे में पढ़ेंगे विस्तार में। तो मित्रों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। फिर देखते हैं इकाई नंबर 2 में जो भी लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी जो प्रश्न हैं उनको सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ अगर आप चाहें, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हों तो आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।